Greetings everyone. This is Dr. Pooja Gulati, Assistant Professor, Department of Commerce, Geeta Vidya Mandir Girls College. I welcome you all once again. Dear students, today I am going to discuss with you the topic controlling techniques, traditional and modern. This chapter is from the subject business management. Today, at the end of the session, you will be able to learn and understand meaning of control techniques, need of control techniques, types of control techniques. दो types होती हैं, traditional and modern. ट्रेडिशनल को हम इस YouTube वीडियो में समझेंगे और मॉडर्न को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स. क्या होता है कंट्रोल टेक्निक्स? कंट्रोल यानी नियंत्रण, टेक्निक यानी तकनीक. तो नियंत्रण करने की तकनीक, हिंदी में हम इसको इस तरीके से समझेंगे. अब बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज कंट्रोल, क्या होता है नियंत्रण. कंट्रोल is comparing the standard performance with actual performance. अब जब कंपेयर करोगे, अगर कोई डेविएशन आते हैं, कोई डिफेक्ट आते हैं, कुछ फॉल्ट आते हैं, देन करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन. तो इसे कंट्रोल कहते हैं. नाउ व्हाट आर कंट्रोल टेक्निक्स? कंट्रोलिंग टेक्निक्स आर द टेक्निक्स, यह ऐसी तकनीकें होती हैं दैट मेकिंग श्योर that something happened the way it was planned to happen. You know, controlling techniques are the techniques which making sure the manager that the way the manager planned the things, it was planned to happen. Need of controlling techniques. What is the need? Why there is a need to control? Why there is need to control? The need of effective control can't be denied. Because the basis of success in business is effective control. बच्चे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कंट्रोल ना हो तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता. चाहे एक थोड़ा सा कंट्रोल का टच हो, लेकिन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. अगर आपको पता है कि आपके एग्जाम होने ही नहीं है तो सिर्फ 5% बच्चे होंगे फिर भी पढ़ेंगे, 95% बच्चे तो पढ़ना छोड़ देंगे कि एग्जाम नहीं है तो हम क्यों पढ़ें. तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सुपरवाइजर नहीं है और एम्प्लॉइज को पता है कि कोई उनको देखने वाला नहीं है, तो हो सकता है ऐसे एम्प्लॉइज जो श्रिंकर्स हैं, जो लेजी हैं, वो काम को ना करें. तो आई थिंक फॉर द इफेक्टिव रनिंग ऑफ द बिजनेस, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक्स. फाइन. अब मैं आपको बताऊंगी कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ, जैसे जैसे समय बदल रहा है, लेटेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स आ चुकी हैं और ओल्ड कंट्रोल टेक्निक्स को इम्प्रूव्ड किया गया है. पर लेटेस्ट टेक्निक्स को समझने से पहले ओल्ड टेक्निक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का इम्प्रूव्ड वर्जन है ये. जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जरूरत ही आविष्कार की जननी है. जरूर कुछ ओल्ड टेक्निक्स में प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण समय के साथ, बदलते समय के साथ लेटेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स का वेलकम किया गया. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टडी, आज की स्टडी के व्यू पॉइंट से, द कंट्रोलिंग टेक्निक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कौन से हैं वो 2 पार्ट? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. कौन से हैं बच्चों? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. ट्रेडिशनल में क्या क्या आते हैं? ट्रेडिशनल यानी कन्वेंशनल, पुराने. बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डेटा, स्पेशल रिपोर्ट्स, ऑपरेशनल ऑडिट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन. ये कुछ पुरानी तकनीकें हैं नियंत्रण करने की, जो पुरानी मैनेजर्स यूज करते थे ड्यूरिंग 1990s. मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक जो आई है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स है? जीरो बेस्ड बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, program network analysis, PERT and CPM.
तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये 6 ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स। तो आइए बच्चों, एक कॉन्फिडेंस के साथ हम इन टेक्निक्स को शुरू करते हैं कि हमें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ट्रेडिशनल की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल को मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि 6 पार्ट्स होते हैं। अब मैंने इसका कैटेगराइजेशन दूसरी तरीके से कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला बजटरी कंट्रोल डिवाइसेस और दूसरा नॉन बजटरी कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है, जो ऊपर नहीं आते वो जो बजटरी के अलावा हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब ये ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स क्या है? ठीक है, पढ़ते हैं। In spite of all the newer techniques of planning and control, the traditional or conventional tools are very important. As a matter of fact, most managerial control as actually practiced uses them. देखो, कुन्स एंड ओडोनेल बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर्स रहे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल टूल, चाहे नए मेथड्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी इनकी यूजफुलनेस, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी नेसेसिटी बरकरार है और ये यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए बच्चों, चलते हैं टेक्निक 1 की तरफ। बजटरी कंट्रोल 2 शब्दों के मेल से बना है, बजटरी एंड कंट्रोल। बजटरी शब्द बजट से आया है और कंट्रोल को मैं आपको काफी बार समझा चुकी हूं। इट इज नियंत्रण, इट इज नियंत्रण। शाबाश, बहुत अच्छे। बजटरी, अब ये जो बजटरी कंट्रोल है ये क्या है? इट इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। कंट्रोल करने का ये सबसे पॉपुलर सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या है? ये चाहता है कि हम कंट्रोल करें बजट बना के। जैसे अगर किसी ने पतला होना है तो वो सबसे पहले क्या बनाता है? डाइट चार्ट, है ना। किसी बच्चे ने पढ़ाई में, स्कूल में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो वो सबसे पहले क्या बनाता है? टाइम टेबल। ऐसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो हम उससे संबंधित एक मानक तय कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स हम कहाँ लिखते हैं बच्चों? बजट के अंदर लिखते हैं। तो बजट और कुछ नहीं, अगर मैं बड़े सरल शब्दों में कहूं, इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। यह एक क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, नंबर्स की फॉर्म में लिखा गया ये एक्सप्रेशन है प्लान ऑफ एक्शन का। जो आपके दिमाग में प्लान है, जब आप उसको अपने न्यूमेरिकल फॉर्म दे देते हो, कि जैसे आप कहते हो कि मैनेजर का एम है कि इस साल कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपने मटेरियल कॉस्ट को रिड्यूस करना है, लेट अस से, और प्रिसाइज हो जाते हैं हम। तो मटेरियल के लिए उसने स्टैंडर्ड तय किया, है ना। तो जो स्टैंडर्ड उसने तय किया, उसने कहा कि कितना, तो उसने कहा कि मटेरियल को रिड्यूस करना है 20%। तो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो गया आपके प्लान ऑफ एक्शन का। ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन, ब्लूप्रिंट यानी नीली स्याही। अगर आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, एक्शन है, तो अगर आप उसको कागज के पन्नों पर उतार देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आपके बजट्स बन जाते हैं। आपको समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक। ये बहुत पुरानी कंट्रोल टेक्निक है। इट कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बजटरी एंड कंट्रोल। बजटरी का मतलब प्रिपेयरिंग बजट्स, बजटरी का मतलब प्रिपेयरिंग बजट्स, और बजट्स में क्या होता है? कलेक्टिंग all the information and figures and giving them in the form of description। और कंट्रोल तो आपको मैं बार बार बता रही हूँ, comparing standards with actuals, deviations extracted and corrective actions should be taken। शाबाश, आपको सबको समझ आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। बेटा, जो इसकी डेफिनेशन है वही तो इसकी नेचर और फीचर्स होंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? बजटरी कंट्रोल में आप क्या करते थे? बजटरी कंट्रोल में हम बजट्स बना के स्टैंडर्ड को कंपेयर करते थे। तो देखिए, यही इसके फीचर्स है। कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमने, एनालिसिस ऑफ डेविएशंस करना है, करेक्टिव एक्शन को लेना है, और एक फीचर अलग है क्या, कि बजट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए हम बनाएंगे। अच्छा, जब हम कोई बजट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बना रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या होगा? सोचिए सोचिए। उसका नाम होगा डिपार्टमेंटल बजट। क्या नाम होगा? डिपार्टमेंटल बजट, बेस्ड ऑन फोरकास्ट। टाइप्स ऑफ बजट्स, डिपार्टमेंटल जैसा मैंने आपको बताया था, और मास्टर। और मास्टर, मास्टर क्या होता है?
अभी बताएंगे, चलो आगे डिस्कस करते हैं। डिपार्टमेंटल बजट्स की पहले हम बात करते हैं। सेल्स बजट, डिपार्टमेंटल बजट में पहला टाइप क्या होता है, सेल्स बजट। अब ये सेल्स बजट क्या करता है, देखिए बेटे, सेल्स बजट परचेज बजट, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर बजट, ओवरहेड्स बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। तो डिपार्टमेंटल बजट अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेल्स बजट, अब देखिए सेल्स जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जरूर डिटेल्ड प्लान होगा सेल्स का, विच गिव्स द डिटेल अबाउट द एस्टिमेटेड सेल्स विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। कितनी सेल हो रही है ये उन सब की जानकारी देगा बच्चों। एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है, सेल्स बजट में हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड सेल, जितनी हम चाहते हैं, इसमें एक्चुअल नहीं आएंगी, गलती मत करना। बजट यानी स्टैंडर्ड, बजट यानी मानक को तय करना है। एक्सपेक्टेड सेल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और वॉल्यूम, मैंने तो यहाँ दो ही चीजें लिखी हैं, बट और भी चीजें हो सकती हैं, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, in terms of quantity, in terms of price, in terms of period of time. In other words, हम ये भी कह सकते हैं, how many products will be sold, what will be the estimated quantity of sales, हम इन सब के बारे में लिखते हैं। सेल्स मैनेजर बनाता है बेटा इसको, प्रोडक्शन बजट को प्रोडक्शन मैनेजर बनाता है, कितना प्रोडक्शन हमने सोचा हुआ है। मटीरियल बजट को मटीरियल मैनेजर बनाता है। एक्सपेक्टेड क्वांटिटी और कॉस्ट ऑफ मटीरियल इसके अंदर आती है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम चलते हैं कैश बजट। कैश बजट इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल बजट, कैपिटल बजट एस्टिमेटेड स्पेंडिंग ऑन फिक्स्ड असेट्स, एस्टिमेटेड स्पेंडिंग ऑन फिक्स्ड असेट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट में हम ये देखते हैं कि हमने कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, हम उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड तय करते हैं, एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग तय करते हैं। तो ये थे आपके बजट्स डिपार्टमेंटल। अब मास्टर क्या होता है, जिसे नाम से क्लियर है, मास्टर, ऑनर, इकलौता, एक ही होता ना मास्टर। ये बजट किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से संबंधित नहीं होता, डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं होता, बल्कि ये मास्टर होता है, पूरे एंटरप्राइज से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, सभी के सभी डिपार्टमेंटल बजट्स को जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो मास्टर बजट का हिस्सा बन जाते हैं। तो मास्टर बजट एक कंसोलिडेटेड बजट है। इसके एडवांटेजेस क्या है बेटे, द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देखिए, जब आप इकलौता पूरे डिपार्टमेंट नहीं सॉरी पूरे एंटरप्राइज का बजट बना रहे हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पता चल जाएंगे, आपको एस्टीमेट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता चल जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि सभी के सभी डिपार्टमेंटल बजट्स सही तरीके से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में बने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। प्रोसेस क्या है बजट बनाने की, सबसे पहला प्रोसेस का जो पार्ट आता है, सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं स्टेप 1, कि अब मुझे बजट बनाना है तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं कि मेरा बजट बन जाए। सबसे पहले बजटरी पॉलिसी गाइडलाइंस। बच्चे इसके अंदर ना हम अपनी गाइडलाइंस देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर क्या कि डिपार्टमेंटल मैनेजर प्रॉपरली लुक अपॉन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज इन द सेम लाइट, ओके। तो इसमें हम सारी पॉलिसी सब चीजों को देखते हैं। स्टेप 2 है प्रिपरेशन ऑफ बजट्स और बजटिंग। बेटा बजट तो मैंने आपको भी बताया, ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन। बजटिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर बजट बनाया जाता है। तो हम इस वाले पॉइंट में ये डिसाइड करते हैं कि हमने डिपार्टमेंटल बजट्स बनाने हैं या हमने मास्टर बजट बनाना है। रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। अब अगर मान लो कोई दिक्कत आती है तो हम उन वेरिएंसेस को क्या करते हैं बच्चों, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक लैप्स ऑफ टाइम के अंदर ही हम उनको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने का फायदा नहीं है, टाइमली रिव्यू करो और फॉलो अप एक्शन लो। एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, फायदे क्या है, सक्सेसफुल प्लानिंग
है ना। अगर हम बहुत अच्छे से बजट बना के चलते हैं तो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपना टारगेट पूरा करने में सफल हो जाते हैं, इकोनॉमी सस्ते पड़ते हैं, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर पता चलता है। बजट बनाया, एक्सपेक्टेड सब कुछ सेट किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और किसको अथॉरिटी दी है। और बैलेंस्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रख रहे हैं। जब सब अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रख रहे हैं, अपने अपने डिसीजंस अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो बैलेंस डिसीजंस आते हैं। एडवांटेजेस क्या होंगी? और एडवांटेजेस भी हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप बजट को कंट्रोल करके चलते हो, बजटरी कंट्रोल, तो रिसोर्सेज बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। अब लिमिटेशंस, बजट की कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए, बजट में पहली लिमिटेशन मुझे लगी रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी ठोस। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कंटेंट ना थोड़ा मिस है, क्योंकि बजट इतने रिस्ट्रिक्टिव बना दिए जाते हैं और सुपरवाइजर डंडा दे देता है कि जी यहां से यहां नहीं होना चाहिए, जो मैंने बना के दे दिया है उसे पूरा कीजिए। लैक ऑफ एक्शन, बजट बन गया लेकिन देयर इज नीड टू ट्रांसलेट दीज बजट फिगर्स इनटू रिजल्ट। आपने बजट बना के रख दिया एक बच्चे के सामने और वो 60% वाला है, लीजिए टाइम टेबल है बेटे, फॉलो करो और टॉप करके दिखाओ। अरे उसको समझ ही नहीं आ रहा, तभी तो उसकी 60% आती है। तो आपको उसे समझाना पड़ेगा कि बजट फिगर्स को रिजल्ट्स में कैसे तब्दील करना है। टाइम कंज्यूमिंग है। एस्टिमेट, लिमिटेशन है बजटरी कंट्रोल की कि इसमें एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं। एस्टिमेट्स को तय करना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि मान लो अगर आपने एस्टिमेट तय किया उस इकोनॉमी की कंडीशन में जहां सब कुछ स्मूथ है, गवर्नमेंट स्मूथ है, एनवायरमेंटल कंडीशन स्मूथ है, पर जब बजट को अचीव करने के लिए आपने एम्प्लॉइज को दिया, तो मान लीजिए सिचुएशन इकोनॉमिक चेंज हो गई, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, डिप्रेशन आ चुका है, पहले बूम था, तो वो सारे एस्टिमेट्स बेकार हो जाते हैं। अब ये कौन सी टेक्निक है बच्चों, सोच के बताओ। यस, शाबाश, नॉन बजटरी टेक्निक। आइए अब डिस्कस करते हैं नॉन बजटरी कंट्रोल टेक्निक को। इसका पहला है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखें। पर्सनल, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रखें। ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है, मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, भाई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय आप दोगे। ये नहीं कि आपने अपना भी असिस्टेंट अपॉइंट कर रखा है और वो कंट्रोल कर रहा है। नो, इट हेल्प्स अ मैनेजर, ये मैनेजर। और इट ऑल्सो क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय। अरे बार बार अगर टीचर हो क्लास में, आपको बार बार देखती है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, हाय मुझे मैम देख तो नहीं रही। ऐसे ही एम्प्लॉय जो होता है उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि ये मैनेजर तो मेरे ही पीछे पड़ गया है, मुझे ही ऑब्जर्व करता रहता है, तो उससे वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है। ये टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटे, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद कि कोई उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता रहे। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इतना टाइम भी नहीं होता सुपरवाइजर के पास कि वो वन टू वन का रिलेशनशिप बना सके, है ना। एक सुपरवाइजर है ऑर्गेनाइजेशन में, एटलीस्ट उसके अंदर अगर हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो 20% तो होते हैं। अब 20 है तो उनको वन टू वन, तो वो तो सुपरवाइजर तो पागल हो जाएगा, इतना सारा एम्प्लॉय के ऊपर तो साइकोलॉजिकल प्रेशर हुआ ही, लेकिन सुपरवाइजर के ऊपर कितना प्रेशर है। तो ये मेथड जो है कंट्रोलिंग टेक्निक है, दिस इज नॉट सक्सेसफुल, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, सांख्यिकी की रिपोर्टिंग। अब ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स यानी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। इसमें हम कैसे कंट्रोल करते हैं, पिछले वर्षों का डेटा उठाते हैं कि क्या था, उससे मिलाते हैं फिर, है ना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम किस फॉर्म में करते हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। एवरेज यानी मीन निकालते हैं कि पुराना क्या रहा और अब क्या रहा, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। When such information is presented in the form of tables, charts and facilities, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, it facilitates comparison of performance with the standard. Clear? This technique has no relevance for the future. क्योंकि बेटे अगर आपने कुछ गलतियां पास्ट में की हुई हैं और आप पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, मान लो पास्ट में आपके 60% थे, आप उसी से कंपेयर कर रहे हो, तो वो यूजलेस है ऐसा कंट्रोल, इसका रेलेवेंस नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस है।
अब तो इतने मॉडर्न हो गए हैं हम कि हम ये कहते हैं कि चलो पिछला जो हो गया। यही तो हमारी मॉडर्न टेक्निक में आप पढ़ोगे, वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा जीरो बेस बजटिंग, वो इसका अपोजिट है कि अब आपको बिल्कुल जीरो से बेस बनाना है, प्रीवियस ईयर को कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की गलतियां ऑटोमेटिकली नए साल में घुस जाती है, जो कि हम एज अ मैनेजर होने नहीं देंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस, this is a very most important, this is most important technique, one of the finest technique given by the managers under the managerial control. What is break even analysis? This technique is used by the managers to study the relationship between sales, volume, cost, profit is known as break even. ये तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ दी, पर असल में ब्रेक इवन होता क्या है बच्चा? ये एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे बिजनेस को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी आपकी प्रोडक्शन इज इक्वल टू आपका सेल्स। जितनी आपने प्रोडक्शन करी, जितना आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन था, टोटल रिवेन्यू जो था वो टोटल कॉस्ट के इक्वल हो गया। अगर मैं यूं समझाऊं कि जो आपका टोटल रिवेन्यू था, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू योर टोटल कॉस्ट, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, ऐसा पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल प्राइस आर बोथ इक्वल। ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप एस्टिमेट कर सकते हो प्रॉफिट्स को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे। ठीक है बच्चों, ये एक डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से देखिए। On x-axis I have taken sales and on y-axis I have taken the cost and revenue. Got my point? देखिए सेल्स कितनी है, पहले 10,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और रेवेन्यू देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। आपको एक रेड कलर का हाईलाइटेड डॉट दिख रहा है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। नीचे से देखिए 60, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके प्रॉफिट्स और आपके टोटल कॉस्ट और आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो बिल्कुल क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका सेलिंग प्राइस और ये इक्वल हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट के आगे जा रहे हैं, लुक दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट। अगर आप इस पॉइंट से कम बना रहे हैं तो दिस इज लॉस। तो अब मैं इनको एक एक करके स्टडी भी करूंगी, ठीक है, कि एट दिस पॉइंट देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जो फर्म है वो अर्निंग करती है प्रॉफिट इस पॉइंट के बाद। तो ये था एग्जांपल ऑफ बीईपीटी। इसका एक फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया बच्चों? रिपीट करो एक बार फिर से, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। थैंक यू बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ने के लिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन। बीईपीटी 1000 यूनिट्स है, लेट अस टेक। ये कैसा पॉइंट है? मैंने अभी आपको बताया था जिसपे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। हम 3 केसेस की बात करते हैं। अगर एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है इसी पॉइंट के ऊपर, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, शाबाश। अगर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है इस पॉइंट से नीचे 900 यूनिट्स, तो देयर विल बी लॉस। अगर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है इस पॉइंट से ऊपर 1100 यूनिट बना रही है, तो देयर विल बी प्रॉफिट। एग्जाम्पल ऑफ बीईपीटी अभी मैंने आपको समझाया, लेकिन अब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम। फिक्स्ड कॉस्ट है 5000, वेरिएबल कॉस्ट है 5, सेलिंग प्राइस है 10। अब एक बार फॉर्मूले को याद कीजिए, क्या सिखाया था? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 5000 upon में 10 minus 5 is equal to 1000 unit. It means break even point is 1000 unit. It is the point where there is no profit, no loss. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां तक आपने डिस्कस किया ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। बच्चों अब आपको समझ आ गए होंगे कौन कौन से पॉइंट्स। पहला बजटरी कंट्रोल, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा स्टैटिस्टिकल डेटा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज ऑपरेशनल एंड इंटरनल ऑडिट। अब ये क्या होता है? देखिए, इंटरनल ऑडिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है कंट्रोल करने की। इसका दूसरा नाम ऑपरेशनल कंट्रोल भी होता है। इंटरनल ऑडिट मतलब चेक करना, इंटरनल मतलब आंतरिक। आंतरिक रूप से एक कंपनी की ऑपरेशंस को चेक करने को इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। यह कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है? इंटरनल ऑडिटर, हु हैपेंस टू बी एन एम्प्लॉय इन द एंटरप्राइज। ठीक है, ही मेक्स एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हैं किस चीज के अंदर?
इंटरनल ऑडिटर है ना बेटे, ये क्या करेंगे? फाइनेंशियल मैटर ही तो चेक करेंगे। ऑडिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? फाइनेंशियल मैटर्स को चेक करना और ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी एक्टिविटीज को चेक करना, उनके प्लान्स को विश्लेषण करना कि ठीक है या नहीं है, और फिर हाईलाइट करना इनकी क्या कमियां हैं, डेविएशंस है, और फिर करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए तैयार रहना। तो बच्चों क्या पढ़ा? इंटरनल ऑडिट भी एक मुख्य रूप से टेक्निक है कंट्रोल करने की। इंटरनल ऑडिटर इसको करता है। इसमें ये एक इंक्वायरी करता है, जिस इंक्वायरी के अंतर्गत चेक करते हैं कि बाकी सभी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही। और इंटरनल ऑडिट के अंदर इंटरनल ऑडिटिंग इज रेगुलरली ऑपरेटिंग विच कीप्स द एम्प्लॉय अलर्ट। एम्प्लॉय को ये बहुत अलर्ट रखता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको चेक किया जा रहा है बार बार। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये एक ऐसी कंट्रोल टेक्निक है जिसमें मैनेजर पीरियोडिकली चेक करता है एम्प्लॉयज को, उनका नेगेटिव एटीट्यूड चेक करता है, बजट्स बनाए जाते हैं, रिपोर्ट बनाई जाती है। इंटरनल ऑडिट ये सब सक्षम नहीं होता, तो हम फिर से पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं। एम्प्लॉय जो है वो बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। बच्चों ये पॉइंट ना मैंने पहले भी बताया था अभी, लेकिन कुछ पॉइंट्स उसमें डिस्कस करने रह गए थे, जिसलिए मैंने इसको दोबारा से लिया है। एक पॉपुलर सेइंग कहा गया है, ये मैं डिस्कस करना चाहती थी आपसे। When the cat is away, the mice will pay. Here the cat is employee, and the mice is, sorry, here the cat is supervisor, and the mice is subordinate. When the subordinate is away, when the supervisor is away, the subordinate will start playing. It means just as the mice start playing in the absence of cat, in the same way, the employees also become shriekers in the absence of manager. So personal observation एक important technique है. Hence, from the previous slides, it is clear. आपने क्या समझा? What are the control techniques? Control की techniques क्या हैं? And what are the traditional techniques? तो बच्चों कंट्रोल टेक्निक्स क्या है? क्या मैंने डिस्कस किया कि कंट्रोल टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके अंतर्गत एक मैनेजर अपने सुपरवाइजर को, अपने सबऑर्डिनेट को या अपने फॉरमेंस को कंट्रोल करता है। कुन्स ओडोनेल की बात फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ। इन स्पाइट ऑफ द न्यूअर टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ट्रेडिशनल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ज्यादा मैनेजरियल कंट्रोल जो होता है वो आज भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज करता है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो हमने इस चैप्टर के कवर किए। ये टॉपिक जो हमने कवर किया वो था ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके सामने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट क्या है? एक्सप्लेन द मेन बजट्स यूज्ड इन द बिजनेस। बजट से आपका क्या मतलब है और व्यवसाय में प्रयुक्त मुख्य बजट बताइए। Write a detailed note on budgetary control. Budgetary control क्या है? What are the essentials, requisites of a successful budgetary system? सफल बजटीय प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस एंड स्पेशल रिपोर्ट्स एज अ कंट्रोलिंग टेक्निक। नियंत्रण तकनीक के रूप में ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस और विशेष रिपोर्ट की व्याख्या कीजिए। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशनल और इंटरनल ऑडिट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, स्पेशल रिपोर्ट्स। संक्षिप्त नोट लिखें। संचालन या आंतरिक लेखा परीक्षा, व्यक्तिगत अवलोकन, सांख्यिकीय डेटा, विशेष रिपोर्ट। तो ये थे ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक्स के कुछ टाइप्स जिनके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है। बच्चों, विश यू वेरी गुड लक, कीप ऑन लर्निंग, कीप योर स्पिरिट हाई।